हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके 2026 के सेशन के लिए लॉन्च हो चुका है। इसमें आपके फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू हर चीज़ की प्रिपरेशन एक ही जगह पर हो जाएगी। आप आरबीआई ग्रेड बी ही नहीं, आपके जो और बैंकिंग एग्ज़ाम्स है, एसबीआई, आईबीपीएस, सबकी प्रिपरेशन सिर्फ एक कोर्स लेकर कर सकते हो। इसे लेने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए पहली न्यूज़ है, वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन जी प्रेजेंट्स मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 और ये अवार्ड मिला है इस साल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुरेश गोपी जी को, और ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुई थी आपकी अवार्ड सेरेमनी। देन नेक्स्ट इज इंडियन नेवी टू कमीशन माहे फर्स्ट ऑफ 8 ASW SWC बीइंग बिल्ट बाय CSL कोची। तो ये जो INS माहे है, ये उन्होंने ना 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो आपका फुल फॉर्म आता है ना SWC का, कि आप इसमें से ऑब्वियसली शैलो वाटर में ये आपके काम करेंगे एंड इनमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ होंगी। इसे बिल्ड कर रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, इंडिजिनियसली रहेगा, यानी 80% इसका कंटेंट इंडिया में ही बनेगा। Next is Prime Minister congratulates Indian archery team on their best ever performance at Asian Archery Championship 2025। तो इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है उन्होंने। उन्हें 10 मेडल्स मिले हैं टोटल, एंड 10 में से आपके 6 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। और हम लोग ओवरऑल सारे आपके एशियन कंट्रीज़ में फ़र्स्ट आए हैं। हम लोगों ने सरपास किया है इवन साउथ कोरिया को, जो पहले फर्स्ट आते थे। और ये आपके कहाँ कंडक्ट हुई थी चैम्पियनशिप? ढाका, बांग्लादेश में, और 24th एडिशन था इसका। नेक्स्ट इज राबी क्रॉप सोइंग एक्सीड्स 208 लाख हेक्टेयर्स। देखो ये भी याद रखना, क्योंकि आप देख रहे होगे कि इस साल भी आपको पूछा था खारिफ कितना सोइंग आपका होती है कितने हेक्टेयर्स में, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी ज़रूरी है। सो क्यूमुलेटिव एरिया सोन अक्रॉस ऑल राबी क्रॉप्स जो रही हैं आपके 25-26 सीजन के लिए, वो है 208.19 लाख हेक्टेयर्स। और ये बहुत इंक्रीज़ है अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें, तो पिछले साल से 19.46 लाख हेक्टेयर्स का इंक्रीज़ हुआ है। और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा वीट देखो आपकी रैबी क्रॉप है, यानी हमारे अगर हम नॉर्दर्न बात करें अपने विंटर सीजन में ये लगाई जाती है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा एरिया में इंक्रीज़ वीट में ही देखा गया है। उसके बाद ऑयल सीड्स में भी आपका बढ़ा है, एंड ऑयल सीड्स में बेसिकली और रेप सीड एंड मस्टर्ड, इनको बूस्ट मिला है, उसकी वजह से उनके अंडर भी एरिया ज़्यादा हुआ है। देन पल्सेस में आपके ग्राम, रेंटल्स, इन सब में बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट है, ई जागृति रेवोल्यूशनाइजेस कंज्यूमर जस्टिस इन 2025। तो ई जागृति क्या है? ई जागृति आपका एक डिजिटल कंज्यूमर ग्रीवियंस रिडेसल प्लेटफॉर्म है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया था जनवरी 1, 2025 को। इसमें बेसिकली वो चाहते हैं कि आपके जो रिड्रेसल हो ना किसी भी इशू का, वो जल्दी से जल्दी हो सके। देखो जितना भी आपका जुडिशरी रिलेटेड या फिर कुछ भी कंप्लेंट्स रिलेटेड होता है ना, हर कोई चाहता है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो, पेंडेंसी ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी, हमें भी पता है इतना पेपर वर्क हो चुका है, इतने पेपर्स हैं। आप अगर कोर्ट कहीं पे भी जाते हो तो देखते हो कितना कुछ है फाइल्स। सो इसमें परफॉर्मेंस बेंचमार्क क्या रहे हैं 2025 में? तो 2025 ने आउट परफॉर्म किया है 2024 को, ऑब्वियसली क्योंकि आपका ई जागृति लॉन्च हो गया था। जुलाई अगस्त 2025 में आपके 27,545 केसेस डिस्पोज्ड ऑफ हो चुके हैं अगेंस्ट 2780 केसेस फाइल्ड। एंड सितंबर अक्टूबर 2025 में आपके 24,500 केसेस डिस्पोज हो चुके हैं अगेंस्ट 21,592 फाइल्ड। अब ये मत कहना फाइल ज़्यादा डिस्पोज, पिछले पेंडेंसी भी चल रही है, उसको मिला के बता रहे हैं कि फाइल्ड से ज़्यादा तो वो डिस्पोज कर रहे हैं। सो दिस ट्रेंड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ मोर केसेस देन दी नंबर फाइल्ड, ये क्या आपका दिखाता है? वही जो मैंने अभी आपको बात कही कि फास्टली वो बहुत अपना बैकलॉग को भी क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नेशनल प्रेस डे। तो नेशनल प्रेस डे हर साल आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की थी हमारी सरकार ने। ये एक स्टैट्यूटरी क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। स्टैट्यूटरी यानी कि किसी लॉ से बनी है, तो किस लॉ के अंतर्गत ये बनी थी? ये आपकी बनी है इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के अंतर्गत। एंड देन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे।
सो वर्ल्ड टॉयलेट डे हर साल आपका नवंबर 19 को मनाया जाता है और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्थापित है, पूरी इसको रिकॉग्निशन मिली हुई है। और देखिए हमारा SDG गोल नंबर 6 है, अगर आपको याद होगा, क्लियर वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, तो उसके लिए भी ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डे का ओरिजिन हुआ था 2001 में बाय वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद UN ने इसको रिकॉग्नाइज किया था 2013 में। ग्लोबली थीम क्या है इस बार? सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। देखो अभी भी ना 2025 में 3.4 बिलियन पीपल है जिनके पास सेफली मैनेज सैनिटेशन सर्विसेज नहीं है। मतलब देखो हमारी पॉपुलेशन का कितना बड़ा, अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें 8-9 बिलियन के आसपास है, तो उसमें से 3.4 बिलियन के पास है ही नहीं है। एंड देन वर्ल्ड फिशरीज डे, तो ये हर साल आपका नवंबर 21 को मनाया जाता है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो 1997 में इसकी स्थापना की थी वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स ने। और ये क्या है? ये आपके न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है, तो यानी कि इंडिया का ये रोल है बहुत बड़ा। तभी आप देखोगे कि इस डे को बहुत उस उल्लास के साथ हमारी कंट्री में मनाया जाता है। इसका क्या पर्पज़ है? ऑब्वियसली कि जितने भी हमारे एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी वेलबींग को देखना, और जितना आपका फ़िश का स्टॉक है ना सीज़ में, उसको सस्टेनेबली भी मेंटेन करना, कि हाँ ये जनरेशन भी लाइवलीहुड उनका आप बरकरार रख सको और आने वाली जनरेशन्स को भी लाइवलीहुड दे सको। देन थीम क्या है 2025 के लिए? इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। ग्लोबली जो है हम फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री सेकंड नंबर की हैं, और एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर भी हम सेकंड लार्जेस्ट हैं वर्ल्ड में। और जो टोटल फिश प्रोडक्शन है वो हमारी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, अगर हम 13-14 से 24-25 की बात करें, आपका 10-11 साल का जो ये टाइम बैठ रहा है। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर मीट्स डेलीगेशन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन लेड बाय चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानाग्रहिया जी। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात की है। आपका हम लोग बात करते थे कि 15th फाइनेंस कमीशन ने इतने रिसोर्सेज दिए, फिर हमने बात भी की कि आपकी 16th बन चुकी है, उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दी गई है। अब हम देख लेते हैं उन्होंने फाइनली क्या है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है सरकार को, और ये रिपोर्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सबमिट की है एंड ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू जी को भी दी है। रिपोर्ट जो है वो आपकी अब अगले 5 साल के लिए इसी रिपोर्ट के आधार पर हर स्टेट को हर जो भी पैसा होता है ना आपका, देखो सेंटर को अपना पैसा जो टैक्सेस से जिस भी हमने सोर्सेज हमने पूरा बजट किया हुआ है ना, तो जो भी उनके सोर्सेज होते हैं इनकम के, उस पैसे को कैसे आगे स्टेट्स को यूटीज़ को देना है वो ये बताते हैं। अब जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो आपकी April 1st 2026 से March 31st 2031 का पीरियड कवर करेंगी। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी प्रेसिडेंट के साथ साथ जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उन्होंने भी ये रिपोर्ट की कॉपी ली है। देन हमारी आर्टिकल 281 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मैंडेटेड है कि इस रिपोर्ट को आपको पब्लिकली भी अवेलेबल करवाना है वंस इट इज़ टेबल्ड इन द पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मैंडेट क्या था 16th फाइनेंस कमीशन का? तो जो आपकी फाइनेंस कमीशन होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंतर्गत बनाई जाती है, और इनको क्या कहा गया था इस बार मैंडेट में कि आपको वर्टिकल डेवोल्यूशन बताना है। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है कि जो भी टैक्सेस की नेट प्रोसीड्स है, नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है जितना भी वापस करना था, जो भी सब्सिडीज़ हुई, जो भी आपने वापस रिफंड्स किए, वो सब काट के जो आपके पास पैसा बचा है वो कैसे यूनियन और स्टेट्स के बीच बांटा जाएगा, उसे वर्टिकल डेवोल्यूशन बोलते हैं। देन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन भी बतानी होती है। वो क्या होता है कि अब स्टेट्स में भी देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे इतने स्टेट्स हैं तो सबको इक्वल में, नहीं, कुछ स्टेट्स में देखो हमें ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, कुछ स्टेट्स में उनकी ही इनकम इतनी ज़्यादा होती है, तो उस पर सबको देखते हुए किस स्टेट को कितना शेयर मिलेगा वो भी वो बताते हैं। देन ग्रांट इन एड, तो ये भी ये बताते हैं, और आपको याद होगा ये भी हम लोगों ने यूनियन बजट में समझा था कि एक आपका कॉम्पोनेंट होता है। ग्रांट इन एड भी कितनी है जो स्टेट्स को देनी है आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन लोकल बॉडीज़ को कितना देना है, आपके देखो जैसे स्टेट्स को पैसा दे दिया, अब स्टेट्स को भी अपने फंड में से आगे पंचायत को, म्यूनसिपैलिटीज़ को कितना देना है, एंड ये किस पे आधार पे देते हैं, इसकी रिकमेंडेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन देता है। पर उसके लिए मैंडेट सारा कुछ बनाने के लिए काम आपकी जो मेन फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन उन्हीं का है। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के लिए भी अरेंजमेंट्स इनके मैंडेट में थी।
कमीशन के मेंबर्स हम देख लेते हैं। तो चेयरमैन हम पहले भी बात कर चुके हैं, डॉक्टर अरविंद पानागाया जी हैं। इसके साथ साथ और इनके मेंबर्स कौन थे, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये फुल टाइम मेंबर हैं। डॉक्टर मनोज पांडा, ये भी फुल टाइम मेंबर हैं। श्री टी राबी शंकर जी, ये पार्ट टाइम मेंबर हैं। डॉक्टर सौम्या कांति घोष जी, ये भी पार्ट टाइम मेंबर हैं। और श्री ऋत्विक पांडे जी, ये सेक्रेटरी हैं आपके फाइनेंस कमीशन के। नेक्स्ट इज द क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स मर्केंटाइज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग, जो हमारा अप्रैल अक्टूबर 2025 का पीरियड है वो ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल जो हमारा था। तो इस साल वो 491.80 बिलियन रहा है इस टाइम पीरियड के लिए, अप्रैल टू अक्टूबर के लिए। और पिछले साल वो इससे कम था, मतलब कि जो ग्रोथ देखी गई है एक्सपोर्ट की वो 4.84% है। पर अभी तो हमें ये देखना है ना, पिक्चर जब पूरी देखनी होती है। एक्सपोर्ट बढ़ गया, इम्पोर्ट्स क्या है, तो नीचे अगर आप टेबल देखोगे, अगर हम लोग बात करें तो एक्सपोर्ट्स 4.84% से बढ़े हैं, लेकिन इम्पोर्ट्स उससे ज़्यादा परसेंट से बढ़े हैं, यानी कि 5.74% से बढ़े हैं। और देखो, जब तक हम इम्पोर्ट्स नहीं नीचे लाएंगे, अगर आप इम्पोर्ट का अमाउंट देखो ज़्यादा है, तब तक हम क्या रहते हैं, हम लोग ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। और देखो यहाँ पर भी ना, चाहे एक्सपोर्ट्स बढ़ा है 4.84% से, पर जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इम्पोर्ट्स का है ज़्यादा है, तो इसी वजह से इस पीरियड में डेफिसिट भी ज़्यादा है, 78.14 US बिलियन डॉलर का। और देखो, हर हमेशा जब भी हम लोग बात करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तो हमारे ग्रो ही कर रहे हैं, वो तो नेट पॉजिटिव में रहते हैं, तभी इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग ओवरऑल पॉजिटिव आ पाएँ, ट्रेड सरप्लस में आ पाएँ। सो सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस एक्सपोर्ट्स आपके 237.55 बिलियन डॉलर रहे हैं, इसमें 9.75% ग्रोथ का वो देखो बहुत ज़्यादा है। एंड तो सर्विसेज हमारी ट्रेड सरप्लस में रही है इस टाइम पीरियड में। एंड अगर मैं मर्केंटाइज की बात करूँ, ऑब्वियसली यहीं से ही हमारा शॉर्टफॉल आता है। एंड इसमें हमारा क्या है, इस बार रहा 254.25 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट्स रहा है। और इसमें आपके नेट पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी अच्छे रहे हैं, उसमें ग्रोथ देखी गई है 3.92% की। अब अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें, तो ट्रेड डेफिसिट आपका वो भी बढ़ा है 5.74% से। तो ये तो देखो, अगर हम बढ़ा ही रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो पूरी पिक्चर देखने के लिए तो ये भी देखना पड़ेगा ना, इम्पोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। चलिए, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहे हैं मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में, कि उसमें भी अगर हमने इतनी बढ़ाया मार्जिनल हम लोगों ने देखी है कि 0.60% की, लेकिन उसमें भी कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें आपके ग्रोथ ज़्यादा रही है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, मीट डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, कैश्यू और मेरीन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कॉशंस मैन्युफैक्चरर्स, इम्पोर्टर्स एंड रीसेलर्स अबाउट मैंडेटरी IMEI रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ IMEI टैम्परिंग। तो देखो, IMEI ना क्या है आपका ना, फ़ोन तो हर किसी के पास है और मुझे लगता है ये पता भी हर किसी को होगा। हर फ़ोन का, हर डिवाइस का अपना एक IMEI नंबर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और ये 15 डिजिट का एक कोड होता है। इससे क्या है, फ़ोन को ना अगर वो चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो ढूंढना आसान हो जाता है। देन कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने क्या क्या बताए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, कि अगर आप इसके साथ टेम्परिंग करते हो जिससे फ्रॉड हो रहे हैं, और अगर वो नहीं, अगर किसी का चोरी हो जाता है, नहीं लोकेट नहीं करवाना है, तो वो क्या करेंगे, वो टैम्परिंग करवाते हैं। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, कि ये प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 3C ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023। एंड अगर आपके पास कोई भी ऐसा है इक्विपमेंट जिससे आप टैम्परिंग कर सकते हो, तो जो सेक्शन 42 सबसेक्शन 3F है वो क्रिमिनलाइज करता है possession of any radio equipment knowing that it uses unauthorized or tampered telecommunication identifiers। तो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए ऑफेंस बन जाएगा। और पेनल्टी क्या रहेगी अगर आप पकड़े जाते हैं कि आप ये कर रहे हैं, तो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 50 लाख तक का फाइन और बोथ आपको हो सकता है। और ये जो ऑफेंस है आपका कॉग्नाइजेबल एंड नॉन बेलेबल है, मतलब इसमें बेल भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है ASI टू होस्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन प्रोजेक्ट मौसम। चलिए, प्रोजेक्ट मौसम के बारे में अब हम देख लेते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने 2014 में लॉन्च किया था ड्यूरिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन जो दोहा में हुआ था 38 सेशन में।
अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसका नाम जो है मौसम, देखिए मौसम ना वर्ड आपका मौसम से आया है, जो कि एक अरेबिक वर्ड है और इसका मतलब है बेसिकली मॉनसून। इसका थीम क्या है आपका प्रोजेक्ट मौसम का, कि जो भी हमारे सीजनल मॉनसून विंड्स हैं ना, जैसे कि साउथ वेस्ट आता है जून से सितंबर, तभी तो साउथ वेस्ट विंड्स की वजह से ही हमारे यहाँ बारिश आती है, जो हमारा मॉनसून सीज़न है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो आपके विंड्स आते हैं वो अक्टूबर से मार्च में बारिश लाते हैं, तभी आपका जो नॉर्थ ईस्ट होता है या तमिलनाडु वाला रीजन हो गया, उस सब में बारिश आपकी अक्टूबर टू मार्च देखी जाती है, क्योंकि उस टाइम आपका नॉर्थ ईस्ट वाला सिस्टम चल रहा होता है मॉनसून विंड्स का। तो इसका आपका क्या है प्रोजेक्ट मौसम से, वो क्या चाहते हैं, एक तो वो लोग जितना भी हिस्टोरिकल टाइज़ हैं हमारे बाकी कंट्रीज़ से जो इंडियन ओशन रीजन में है, इंडियन ओशन लिटोरल हो गए जैसे कि अफ्रीका, अरेबिया और ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, तो इन सारी कंट्रीज़ को वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि देखो जब हम लोग एक ही सीजनल मानसून विंड से इफेक्ट हो रहे हैं तो हम साथ मिलके इसके लिए काम करें। देखो जब भी आता है ना, अभी भी आप देख रहे हो कि कितना वियतनाम में पानी इतना भर गया है, आपके वहाँ पे इतने फ्लड्स आ रहे हैं, अभी मलेशिया में इतना है, क्यों है ये सब, हर कंट्री का यही हाल होता है जब उनका मानसून आता है। तो इसमें साथ मिलके हमें ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से सीखें कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकें। एंड इसके साथ साथ वो कल्चरल मैपिंग भी करना चाहते हैं ऑफ ऑल दी टेंजिबल हेरिटेज, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, हिस्टोरिक लैंडस्केप्स हैं, एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑल्सो, योर लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, मेडिकल ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, एवरीथिंग। तो बेसिकली देखो इसमें यही नहीं है कि वो मॉनसून या उससे रिलेटेड है, वो लोग इसमें ये चाहते हैं कि हम लोग हर तरह से ये जो 39 कंट्रीज़ हैं अपनी कल्चरल मैपिंग भी करें, हम लोग एक ट्रांसनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन भी बनाए फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो इसमें वो क्या करना चाहते हैं, इसमें वो चाहते हैं कि जितना भी हमारी मैरीटाइम रूट्स थी ना, जिसमें भी आपके जो भी वहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको भी वो यूनेस्को लिस्ट में ला सके। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे हो, इन्होंने सिर्फ मौसम या फिर इस चीज़ की नहीं ध्यान दिया है कि हाँ स्ट्रैटेजिकली हम क्या चाहते हैं, कल्चर को भी लिया है। तो बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट है आपका प्रोजेक्ट। देन ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली आपके एशियन मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की है उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए आपके काम करती है। करंटली इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं श्री यादुबीर सिंह रावत जी। इसे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने फाउंड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। एंड देखिए इसका काम क्या है, जो भी आपके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, सर्च करना, उसको पूरा उसके लिए डिस्क्रिप्शन उसकी तैयार करना, कोई भी रिमेन्स मिलते हैं उसके ऊपर पूरी स्टडी कंडक्ट करना। इवन की जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920s में मिली थी ना, उसमें भी ASI के एफर्ट्स बहुत ज़रूरी थे। देन इनके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, देखो ये एस्टैब्लिश हुई थी अंडर एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो वहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेंशन है कि कोई भी अगर आपको रिमेन्स मिलते हैं तो आपको कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन करनी है उसकी, उस पर रिसर्च करना है, तभी तो हमें पता चलता है ना, नहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन इस साल तक यहाँ थी, ये लोग नई नई चीज़ें आते रहते हैं। देखो जितना खोदते जाओगे उतना नीचे लेयर्स में जाते जाओगे। देन पूरी पब्लिकेशन करना सारी रिपोर्ट्स की, म्यूज़ियम्स और एंटिक्विटीज़ जितने भी हैं उनको संभाल के रखना। एंड अगर देखो दूसरी कंट्रीज़ में हम लोग न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं कि अभी कोई रशिया में कुछ भेजा या कुछ भी आपने एंटिक्विटी भेजी, उसकी पूरी सेफली वहाँ पहुँचाना, उसको लेकर आना, कोई भी इलीगल एक्सपोर्ट हो रहा है उसको रोकना, तो ये सब इनका काम है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया UK जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2025, एक आपकी कमेंस हो चुकी है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में। तो ये इस साल देखिए ये राजस्थान में कंडक्ट हो रही है। ये एक्सरसाइज आपकी 2013 से स्टार्ट हुई थी और बाय एनुअली मतलब कि वंस एवरी 2 ईयर्स ये होती है। एक साल आपके इंडिया में होती है, एक साल आपके UK में होती है। Next is Union Ministry of Health and Family Welfare, the International Health Non-Profit, GPIGO and Edith Cowan University Australia, इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके क्या किया है, एक MOU साइन किया है टू जॉइन हैंड्स टू एडवांस नर्सिंग कॉम्पिटेंसेज एंड फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। नेक्स्ट इज गति शक्ति विश्वविद्यालय और DRDO ने MOU साइन किया है टू डेवलप स्मार्ट टेक सॉल्यूशंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी।
और नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट जो है उन्होंने फर्स्ट रीवैम्ड जेन जी थीम्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस निकाला है, क्योंकि देखो पोस्ट ऑफिस इसका ख़त्म होता जा रहा था ना, तो उन्होंने जेन जी को पेश करते हुए, क्योंकि वही अब जेन जी ही हमारा फ्यूचर है, हमारे इस टाइम जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने देश को संभालना है, तो उन्होंने इस कैंपस को कहाँ खोला है, आईआईटी दिल्ली कैंपस में सबसे पहला इसे खोला है। अब इसके साथ वो और भी कैंपसेस में ओपन करना स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंडिया रेलवेज क्रॉसेस 1 बिलियन टन फ्रेट लोडिंग इन FY 25-26। अगली न्यूज़ है इंडिया कंक्लूड्स फर्स्ट एवर मेजर LPG इम्पोर्ट डील विद USA। तो ये किसने परचेज किया है, तो इस डील में आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीनों जो देखो मेजर हैं, उन्होंने इसके अंतर्गत आपके परचेज़ किया है। और कितना किया है, 2.2 मिलियन टन पर एनम ये लोग लेंगे, US गल्फ कोस्ट से ये आएगा। ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड उसके बाद ऑब्वियसली वो बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या है देखो, जो हमारे इंडिया के LPG इम्पोर्ट्स का 10% है ना, वो ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लेंगे, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और जो प्राइसिंग इनकी रहेगी वो एक बहुत ना इम्पॉर्टेंट ग्लोबली प्राइसिंग पॉइंट बेंचमार्क है माउंट बेलव्यू, उसके आधार पर की जाएगी। अब देखो ये ज़रूरी क्यों है, इंडिया जो है ना वो अभी बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, आपकी सऊदी अरेबिया होगी, UAE, कतर, इन पे डिपेंड है LPG इम्पोर्ट्स के लिए। 80% हमारा वहाँ से आता है। अब देखो किसी भी ना जोग्राफिकल रीजन में कभी भी कोई दिक्कत हो सकती है। अभी भी हम देख रहे हैं ना, वॉर पे चल हो जाती है तो आपके सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं, चीज़ महंगी हो जाएगी क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। इसके चलते वो दूसरी कंट्रीज़, दूसरे एरिया रीजन्स पर भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब इससे क्या रहेगा, अगर देखो जो लार्जेस्ट है ना US LPG प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, अब अगर हम उससे लेंगे तो हमारे प्राइजेस भी नीचे होंगे, हमें अफोर्डेबली मिल जाएगी। और देखो जब सरकार इंपोर्ट करेगी अफोर्डेबल रेट्स पे, तो फाइनली आगे लोगों को भी वो कम रेट पे मिलेगा। और इसके साथ साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी US के साथ बेटर होंगे, क्योंकि हम लोग देखो पिछले टाइम से देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। देखो अफोर्डेबल LPG हमें क्यों लेना ज़रूरी है, जो सरकार है ना वो आगे आपको पता ही है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसके अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपीज़ की सब्सिडी वो देते हैं। अब उसके लिए अगर इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, क्या है, हमारा बिल ही तो बढ़ रहा है ना, हमारा खर्चा ही बढ़ रहा है, तो अगर उन्हें पहले से पीछे से ही सस्ती आएगी तो उनके लिए वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट इज़ DPDP रूल्स 2025। तो ये क्या है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई कर दिए हैं ऑफिशियली डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025। देखो ये एक्ट आपका पास हो गया था लेकिन इसके रूल्स नहीं आज तक निकाले गए थे। तो रूल्स की हम लोग प्रोविजंस एंड ऑब्लिगेशंस देख लेते हैं। सो कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि आपको बिल्कुल कंसेंट नोटिसेस, देखो DPDP रूल्स आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या लोग होते हैं, जिनका डेटा है वो होंगे, देन आपके डेटा प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, वो आपके बारे में, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका सब कुछ, आप उस डेटा को ओन करते हो, इसका मतलब आप डेटा प्रिंसिपल हो। और जो एंटिटीज़ वो डेटा को यूज़ कर रही हैं वो सब डेटा फिड्यूशरीज हैं। तो आपको डेटा फिड्यूशरीज को, जिनके पास वो डेटा स्टोर्ड है, उनको बिल्कुल क्लियर कंसेंट नोटिसेस बनाने हैं डेटा प्रिंसिपल्स के लिए। ऐसे उसमें कुछ भी ना घपलेबाजी नहीं करनी है, कि अगले बंदे को समझ आ सके कि मेरा डेटा किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है रूल्स ने कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी है ऑफ कंसेंट मैनेजर्स, यानी कि एंटिटीज़ होंगी जो इंडिविजुअल्स को हेल्प करेगी कि ये देने के लिए कि क्या क्या परमिशंस आपको देनी है, और अगर मुझे कंसेंट विड्रॉ करना है कि नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन आप किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते हो, तो वो भी उसमें ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग डेटा प्रिंसिपल राइट्स। तो ऑब्वियसली सिटीजन्स के राइट्स के वो कभी भी एक्सेस कर सके अपनी इन्फो को, उसको करेक्ट कर सकें, और अगर मुझे हटवानी है मैं इरेज भी करवा सकूं। एंड इवन कि दे कैन नॉमिनेट अनदर पर्सन टू एक्सरसाइज दीज राइट्स ऑन देयर बिहाफ। और डेटा फिड्यूशरीज जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगी टू ऑल सच रिक्वेस्ट विद मैक्सिमम ऑफ 90 डेज। अगर मेरे को कोई भी चेंज करवाना है या कुछ भी हटवाना है तो 90 दिन के अंदर उन्हें ये करना होगा।
देन प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, तो जितने भी बच्चों का रिलेटेड कोई भी डेटा है ना, तो उसके लिए उनके पेरेंट या जो भी लॉफुल गार्डियन है उससे बिल्कुल उनको वेरीफाइबल कंसेंट लेना है, जो भी 18 साल से नीचे के बच्चे रहेंगे। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं, जो लीगली वो नहीं सक्षम हैं कि वो कंसेंट दे सकते हैं, तो उनके भी जो लॉफुल गार्डियन है उनसे आपको कंसेंट लेना है। देन सिक्योरिटी एंड ब्रीच नोटिफिकेशन, तो अगर डेटा फिड्यूशरीज जो हैं, देखो पहले तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स रहने हैं कि एनक्रिप्टेड हो डेटा, मास्किंग हो, कि उसको ना कोई भी करके चोरी ना कर सके। और अगर पर्सनल डेटा में ब्रीच हो जाती है तो आपको जो भी इंडिविजुअल्स के डेटा में ब्रीच हुई है फटाफट डेटा फिड्यूशरीज को बताना है, बिल्कुल सिंपल भाषा में रिपोर्ट करना है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। और इनिशियल इंटीमेशन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी उन्हें दे देनी है विद इन 72 आवर्स कि भाई डेटा तो ब्रीच हो गया। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस, तो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशरीज आपके रहेंगे, मतलब कि जे कुछ एंटिटीज़ को आपके SDFs बनाया जाएगा उनके वॉल्यूम और सेंसिटिविटी के बेस पे। तो देखो जैसे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं ना, वैसे ये आपकी सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशरीज बनेगी। इनके क्या है, इनके ऊपर ऑब्लिगेशंस और ज़्यादा रहेगी क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास ज़्यादा डेटा है। इनकी इंडिपेंडेंट ऑडिट्स कंडक्ट होंगी और डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट्स इन्हें कंडक्ट करने होंगे, इनकी ड्यू डिलीजेंस ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ डिजिटल फर्स्ट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड DPB भी बनाया जाएगा। तो रूल्स में कहा गया है कि कैसे वो एस्टैब्लिशमेंट होगी, उनके क्या क्या मेंबर्स रहेंगे, उनके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे। नेक्स्ट इज विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका फॉर 20th G20 लीडर समिट। तो ये 20th आपकी कंडक्ट हो रही है। एंड देखिए G20 के बारे में हम देख लेते हैं। अब G20 क्या है, आपकी ये इंटर गवर्नमेंटल फॉरम है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ की। वैसे G20 है तो 19 इसमें कंट्रीज़ हैं, 2 इसमें ब्लॉक्स हैं, हम वो आगे देखेंगे। तो ये सब मिलके ना इकोनॉमिक लेवल पर कॉपरेट करती हैं एंड एक दूसरे से, देखो कोई भी अगर इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, उसमें एक दूसरे के साथ मिलके ये लोग पार्ट लेते हैं, एक्शन लेते हैं। कोई उनको लगता है नहीं इस कंट्री ने बेटर किया तो उससे सीखते हैं। तो G20 जो है 1999 में फाउंड की गई थी आफ्टर योर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। उस टाइम इसे फॉरम बनाया गया था फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए। फिर 2007-8 में आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, ठीक है, ये भी हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, आपको पता है ये क्या हुआ था, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस। अब इसके बाद क्या हुआ, इससे हेड्स ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट को भी इसमें पार्ट लेने लगे, उनके लिए भी एक और फॉरम कंडक्ट होने लग गया। देन इनका मैंडेट क्या है, देखो पहले जो ये सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील करते थे, अब ये ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, मतलब हर एक चीज़ को जो आपका टॉपिक आजकल इंपॉर्टेंट है उस पर ये बातचीत करते हैं। G20 देखो इम्पोर्टेंस क्या है, अब G20 के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो 85% ऑफ वर्ल्ड GDP है उनका। देन 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड उनके थ्रू होता है और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन उसमें लाई करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ब्लॉक है। ये वर्क कैसे करता है, तो 2 इसमें ट्रैक्स होते हैं। पहला है आपका फाइनेंस ट्रैक, ऑब्वियसली आपके फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इसमें पार्ट लेते हैं, जो आपका 1999 से चल रहा है। देन शेरपा ट्रैक, जिसमें आपके जो हेड्स हैं गवर्नमेंट के वो सब पार्ट लेते हैं। G20 के मेंबर्स तो 21 मेंबर्स हैं, जिसमें 19 सॉवरेन कंट्रीज़ हैं और 2 रीजनल ब्लॉक्स हैं। तो इसमें ना रीजन वाइज डिवाइडेड है, जैसे कि अमेरिका के में आपके अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, मेक्सिको, US आ जाता है, यूरोप में आपका आ जाता है। और यूरोप में ही क्योंकि हमने 2 ब्लॉक्स की बात की है ना, तो उसमें क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन है। एशिया पैसिफिक में इंडिया भी आपका इसका पार्ट है और मिडल ईस्ट अफ्रीका में आपकी सेकंड ब्लॉक यानी कि अफ्रीकन यूनियन इसका पार्ट बन जाता है। और लेटेस्ट अफ्रीकन यूनियन ही इसमें ऐड हुआ था 2023 में, जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। देन प्रेसिडेंसी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जो भी प्रेसिडेंसी होती है ना, वही थीम, प्रायोरिटी, एजेंडा सब कुछ सेट करती है। और इस साल ये साउथ अफ्रीका में कंडक्ट हुआ है क्योंकि प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास है। वही आपके G20 मीटिंग्स जो भी हैं सारा कुछ हैंडल करती है उस टाइम पीरियड के लिए। और जो आपकी प्रेसिडेंसी है वो एनुअली रोटेट करती है, December 1 से लेकर November 30 तक इसका टाइम रहता है हर साल का।
और इसमें क्या है, जो 5 ग्रुप्स में ये डिवाइड किए गए हैं और सारा रीजनल बेसिस पे है, जो ये आपके 1901 मेंबर कंट्रीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं के बीच में आपकी प्रेसिडेंसी घूमती है। तो यानी कि इसमें आपके जो ब्लॉक्स हैं वो नहीं उनके बीच में घूमती है, सिर्फ आपके जो 1901 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको 5 ब्लॉक में डिवाइड करके उनके बीच में आपके ये प्रेसिडेंसी को घुमाया जाता है। देन इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रॉयका। ट्रॉयका क्या होता है, जिस भी प्रेसिडेंसी को ना सपोर्ट करने के लिए, एक तो इसमें 3 मेंबर्स होंगे, आपकी जिस कंट्री के पास पहले थी प्रेसिडेंसी, जिसके पास करंटली है और जिसके पास फ्यूचर में आएगी। उससे क्या बेनिफिट होगा, जो करंट वाली है वो पास्ट वाले से सीखेगी, और जो जिसके पास आने वाली है वो करंट और पास्ट वाले से दोनों से सीख सकेगी, ताकि फ्यूचर में वो इसे अच्छी तरह हैंडल कर सके। करंटली ये साउथ अफ्रीका के पास है। इसकी थीम क्या है, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और नेक्स्ट जो आपकी जाएगी वो यूएस के पास जाएगी इसकी प्रेसिडेंसी। Next is Union Minister of Dr. Jitendra Singh ji launches India's first indigenous CRISPR-based gene therapy for sickle cell disease, which particularly affects India's tribal population. तो इस थेरेपी का उन्होंने नाम क्या रखा है, बिरसा 101। तो ऑब्वियसली हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, बिरसा मुंडा जी, उनके नाम पर किया गया। और अभी उनकी 150th एनिवर्सरी भी हुई है, बर्थ एनिवर्सरी। और इसे डेवलप किया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने। इसमें आपकी क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। ये बेसिकली एक जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म है आपका। इसमें जो जीन है ना, जिसमें इफ़ेक्ट होके ये सिकल सेल डिजीज़ होती है, उस जीन को ही आपके पूरा एडिट कर दिया जाता है। देन इसका जो है सिकल सेल डिजीज़ टारगेट है वो क्या है, एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, और ये जेनेटिकली होता है, आपके जीन्स में डिसऑर्डर होगा, बाय बर्थ होगा आपको, जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक अनीमिया रहेगा और ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, पेनफुल, आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में भी रहते हो। अब इसमें बेसिकली ये किस में पाया जाता है, जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा डिजीज़ पाई जाती है। क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो एक ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें ना एक तरह से मॉलिक्यूलर सीजर्स, देखो जैसे क्या होता है, मानो हमें मेरे को लग रहा है कि नहीं कोई चीज़ का थोड़ा सा पार्ट ठीक नहीं है, किसी धागे का ही मान लो, मैंने कैंची ली और ना उतनी जगह से धागा काट दिया, और वहाँ पर या तो आपने नया DNA रिप्लेस कर दिया, या फिर आपने उसी धागे की जगह कोई और धागा लगा दिया, या फिर उस धागे को काट के बाकी धागे को जोड़ दिया। तो एक तरह से ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये काट देती है उस खराब जीन को, और प्रिसाइजली आप कट कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, या फिर रिप्लेस कर सकते हो उस स्पेसिफिक DNA को। देन नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज फॉर अक्टूबर 2025। इसका बेस ईयर आपका 2011-12 रहता है। तो ये क्या है, ये 0% रहा है, यानी कि पिछले महीने से इसमें कोई भी चेंज, कोई भी ग्रोथ नहीं देखा गया है। और ये वीकेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि देखो 0% का मतलब समझ रहे हो कि इन कोर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी कंट्री की, और इनमें कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही है। सो दिस इज़ वेरी बैड। इसमें क्या है आपके, अगर देखो कुछ इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ है, कुछ में कम आया है, कुछ नीचे गिरी हैं, डिक्लाइन आया है, तो इस वजह से जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो 0% है। जैसे कि कोल और इलेक्ट्रिसिटी में आपके डिक्लाइन देखा गया है, एंड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, स्टील हो गई या सीमेंट हो गई, इसमें आपकी ग्रोथ देखी गई है, और फर्टिलाइजर्स में भी आपकी ग्रोथ देखी गई है। क्यूमुलेटिव जो आपकी ग्रोथ है, सो फर्स्ट 7 मंथ्स, अगर मैं अप्रैल टू अक्टूबर 25-26 की बात करूँ, वो 2.5% की ग्रोथ हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ये भी बहुत मॉडरेट सी आपकी ग्रोथ है। अगर मैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आपके रिलीज़ करते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसमें आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़, यानी कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आती हैं। ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है। देखो वैसे भी हम लोग कोल का यूज़ कम ही कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो अगर एक वे में देखा जाए तो ये अच्छी भी बात है। इसके साथ साथ आप हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, अगर आपको याद होगा, देखते हैं, तो उसमें भी ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, उसका वेटेज 40.27% का रहता है। नेक्स्ट इज GEM एंड UN Women sign MOU to boost participation of women entrepreneurs in public procurement।
तो हमारा जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, सबसे पहले उनका एक वुमनिया इनिशिएटिव है जो उन्होंने आपके लॉन्च किया था 2019 में। क्योंकि इस इनिशिएटिव में क्या है, आपके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में ना वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर की जाती है जिसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स या विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ही आपके बनाते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली उनको बढ़ावा देने के लिए है, इसमें उन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम आइटम्स, जूट एंड कॉयर गुड्स काफ़ी उनकी रहती हैं। तो यही आपका कहीं ना कहीं इस MOU का हार्ट भी बना है। अब UN विमेन को देख लेते हैं। UN विमेन आपकी यूनाइटेड नेशंस की एक एंटिटी है जो जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की तरफ काम करती है और इसे 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये इनका जो मैंडेट है वो 3 चीज़ों पर ये बेसिकली काम करते हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मेटिव सपोर्ट। इसमें इनको ये UN मेंबर स्टेट्स को असिस्ट करते हैं इन सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। इसके साथ साथ प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे हम लोग ऊपर ही बात करें कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, एंड कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी भी ये UN मेंबर स्टेट्स से लेते हैं कि क्या एक्चुअली में रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं। देन प्रायोरिटी एरियाज इनके क्या क्या रहते हैं? विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, विमेन लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स, विमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्शन, एंड मेकिंग जेंडर इक्वालिटी सेंट्रल टू नेशनल प्लानिंग एंड बजटिंग। अभी जो इसकी हेड हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो हैं मिस सीमा बहौज, जो कि जॉर्डन की एक नेशनल हैं और उन्हें सेकेंड टर्म के लिए अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है। बाय द वे इसकी जो आपकी प्रेजेंस है वो ग्लोबली मिलती है। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह जी एक्सटेंड्स हिज हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री ऑन नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लेबर कोड्स। तो आपके नए लेबर कोड्स आए हैं। इसमें क्या है, बेसिकली आपके जो 29 एग्जिस्टिंग लॉज थे ना उनको 4 कॉम्प्रिहेंसिव लेबर कोड्स में डिवाइड कर दिया गया है ईजीनेस के लिए। तो वो 4 क्या हैं? कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। आप देख ही सकते हो हर कोड में आपके बहुत सारे एक्ट्स को इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिवली इंक्लूड कर दिया है। एंड अगर हम लोग की रिफॉर्म्स की बात करें तो वो क्या क्या हैं, तो पहली है वेजेस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिलेटेड। तो यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस जो हैं आपके वो डिफ़ाइन किए गए हैं कि ये हर एक एम्प्लॉय का राइट है कि उन्हें मिलने चाहिए इन बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो इसको जो है ये पहले कवरेज 30% ऑफ द वर्कर्स की होती थी, अब इसे 100% कर दिया गया है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। देन आपका फ्लोर वेज एक स्टैट्यूटरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है कि इतना तो देना ही देना है, इससे कम आप नहीं दे सकते हो, बेस्ड ऑन कि आपके क्या मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स, जीने के लिए क्या इतनी ज़रूरत है। देन आपके वेजेस की एक डेफिनेशन दी गई है कि इसमें आपका बेसिक पे आएगा, DA आएगा एंड रिटेलिंग अलाउंस जो कि 50% होना चाहिए आपके टोटल रेम्यूनरेशन का। इसके साथ साथ आपके PF ग्रेच्युटी ये सब भी इसके पार्ट बनते हैं। देन आपके अगर आप ओवर टाइम करवाते हो तो आपको नॉर्मल रेट से दुगना पैसा देना है, आप अगर किसी से भी करवाते हो आफ्टर दी वर्किंग आवर्स। देन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर की अगर हम बात करें तो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हैं आपके, उनके लिए जैसे कि आपके फूड डिलीवरी एजेंट्स हो गए या जो भी ड्राइवर्स, देखो आजकल राइड ड्राइवर्स होते हैं, रैपिडो हो गए, तो इन सब के लिए भी उन्होंने कहा है कि हम लोग फॉर्मली इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें भी वो सोशल सिक्योरिटी नेट के अंतर्गत ला चुके हैं। देखो बहुत ज़्यादा हम देख ही रहे हैं कि आजकल ये जॉब्स भी आपकी बढ़ चुकी हैं। देन ग्रेच्युटी फॉर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ भी लाया गया है। एंड पहले क्या होता था, ये 5 साल की रिक्वायरमेंट होती थी, अब इसे 1 साल बाद भी कर दिया गया कि आपको मिलेगी अगर आप जॉब में 1 साल ही रहे हो। देन फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप्स भी करवाने हैं आपको हर वर्कर के अबव 40 ईयर्स ऑफ एज। एंड जो बेनिफिट्स हैं आपके, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हो या मानो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं तो आपके आधार से लिंक होके वो आप बिल्कुल पोर्ट कर सकते हो टू अदर ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट स्टेट। देन सेफ्टी इक्वालिटी एंड फॉर्मलाइजेशन रिलेटेड इन्होंने क्या कहा है, जितने भी विमेन एम्प्लॉयज़ हैं किसी भी टाइप के इस्टेब्लिशमेंट्स में, अगर उनको नाइट शिफ्ट्स करनी हैं, सो नाइट शिफ्ट्स आपकी कब मानी जाती हैं, अगर कोई 6 AM से पहले या 7 PM के बाद काम करता है, ठीक है, तो उनको क्या है, उनका कंसेंट लेना ज़रूरी है।
और एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स भी एम्प्लॉयर को उनको प्रोवाइड करने हैं कि वो लोग सेफ़ रहें। देन मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स देने ज़रूरी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं उनको जॉब रोल, उनके वेजेस सब कुछ डिफाइन करते हुए। देन कंप्लायंस को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, 1 रजिस्ट्रेशन 1 लाइसेंस एंड 1 रिटर्न बनाया गया है अक्रॉस योर ऑल 4 कोड्स। तो एक ही आप एक ही बार रजिस्टर कीजिए, आप हर एक तरह की चीज़ में, नहीं तो होता ना पहले पीएफ में अलग करो, तो ग्रेच्युटी में अलग करो, सबका अलग अलग सिस्टम रहता था। इसके साथ साथ एक इंस्पेक्टर है आपका, उनको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का रोल दिया गया है, जो भी इन ध्यान रखेंगे कि सारे कोड्स आपके अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस पोश एक्ट 2013। तो आजकल देखिए काफ़ी इस एक्ट की बात आ रही है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये आपका सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है। इसे फेमसली आपका पोश एक्ट बोला जाता है। देखो ये ना आपका सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू की थी 1997 में, उन्हीं गाइडलाइंस को फुलफ़िल करने के लिए ये आपका पोश एक्ट लाया गया था। किस लिए किया गया था? फॉर सेफ सिक्योर एंड अनेबलिंग वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर विमेन। तो ऑब्वियसली उनके लिए एनवायरनमेंट को सेफ़ बनाने के लिए, जैसे हमने पीछे भी बात की ना कि अगर 6 बजे सुबह 6 बजे से पहले या 7 बजे के बाद है तो आपको उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्या है, आप फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 और लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 इन सब को कवर करते हैं। ये सारी वर्क प्लेसेस जो भी इंडिया में है सब पर अप्लाई होता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज्ड, हर सेक्टर पर। इसमें जो आपकी कोई भी महिला है, उनकी कोई भी एज, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कुछ भी है, सब पर ये अप्लाई होता है। एंड वर्क प्लेस की यहाँ डेफिनेशन क्या है? फिजिकल ऑफिस हो सकता है, कोई भी प्लेस है, अगर कोई एम्प्लॉय विजिट करती है अपनी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, मानो आपको किसी क्लाइंट के पास जाना है तो वो भी इसमें कवर होगी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन पे भी अगर उनके साथ हरासमेंट होती है वो भी कवर है, पार्टीज, ट्रेनिंग, सब कुछ, इवन कि आपकी वर्चुअल वर्क प्लेस भी इनके इसके अंतर्गत कवर्ड है। तो देखो काफ़ी ये वाइड है। अगर आप खुद विमेन हैं, काम करती हैं, या आपके कोई भी जानकारी में, तो उनको ये चीज़ें ज़रूर बताइए। देन सेक्शुअल हरासमेंट, इसमें क्या कहा गया है? कोई भी अनवेलकम एक्ट और बिहेवियर, उसमें देखो फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई डिमांड या रिक्वेस्ट करता है फॉर सेक्शुअल फेवर्स, या फिर आपको सेक्शुअली कलर्ड रिमार्क्स करता है, आपको पोर्नोग्राफी शो करता है, और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सेक्शुअल नेचर। तो इसमें सिर्फ फिजिकली नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट भी आता है। देन इसमें क्या होता है, जितनी भी आपकी कंपनीज होती है ना, उनको मैंडेटरी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी होती है, जिसमें 10 या मोर पर्सन्स आपके एम्प्लॉयड हैं ना, उनको ये बनानी है। इसमें क्या है, कोई एक सीनियर वुमेन एम्प्लॉय इसको हेड करेंगी एंड मस्ट हैव एटलीस्ट 50% वुमेन मेंबर्स। इसके साथ साथ आपको एक बाहर की एनजीओ का एक्सटर्नल मेंबर भी इसमें लेना होगा। देन इनका रोल क्या है, ये कंप्लेंट्स इनको रिसीव होगी, उस कंप्लेंट के रिसीव होने के 90 डेज़ के अंदर इन्हें इंक्वायरी करनी होती है और पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। देन एक लोकल कमेटी बनती है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती है, और इसको यूजुअली आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर जो होते हैं ना, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ये क्या है, ये उन वर्क प्लेसेस के कंप्लेंट्स लेंगे अब जिनमें 10 से कम एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि उनकी आईसीसी तो है नहीं है, तो उनकी कंप्लेंट्स ये लोग लेते हैं। इसमें एम्प्लॉयर की ड्यूटीज़ या पेनल्टीज़ क्या हैं? ड्यूटीज़ तो ये हैं ऑब्वियसली, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें, वर्कशॉप्स रखें, जिससे लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को आप ये चीज़ समझा सके। और अगर आपको कोई भी कंप्लेंट आती है, आपको कंप्लेंट अपने 90 डेज़ के अंदर उसकी इंक्वायरी की, और उसके बाद जो भी आपकी कमेटी ने रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन दी, उसको 60 डेज़ के अंदर आपको अप्लाई करना है। जिसमें हो सकता है कि अगर कोई गलती पाई जाती है तो उनको वार्निंग देनी है, उनके प्रमोशन या पे को रोकना है, या टर्मिनेट करना है बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट से। अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो तो आप पर पेनल्टी है, जिसमें फ़ाइन हो सकता है ऑफ अप टू 50,000 रुपीज़, और अगर रिपीटेडली ये ऑफेंस होते हैं तो और ज़्यादा पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है, इवन कि आपके बिजनेस का लाइसेंस ही कैंसिल किया जा सकता है। चलिए, आपकी क्लास यहाँ ख़त्म होती है, और उसके साथ साथ बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके लिए फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इंटरव्यू, बिल्कुल आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन करनी है तो एक ही जगह आओ जहाँ पे आपको सब
मिलेगा। इसके साथ साथ आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, उस सब की प्रिपरेशन भी इसी कोर्स में हो जाएगी। आपको मल्टीपल इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। और जो भी बच्चे आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि लॉन्च किया है आपके बैंकर्स यूनिवर्सिटी ने एक स्टार्टर किट जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको बस जाना है हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक में, और वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको सिलेबस, क्या आपकी स्ट्रैटेजीज़ है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, सब कुछ आपको क्लियरली गिवन है। इवन टाइम टेबल भी गिवन है। अगर आप वर्किंग एम्प्लॉई है उनके लिए भी गिवन है। अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, फ्रेशली आउट ऑफ कॉलेज हैं, तो आपके लिए प्रॉपरली टाइम टेबल इसमें गिवन है।